नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे और वो था ग्रेडियंट ऑपरेशन। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं एक बार, ज़रा देखिए। मैंने आपको बताया था कि स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव ऑफ फील्ड मैंने डिस्कस किया था कि फील्ड का डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि अगर मैं मान लीजिए डेल टी बाई डेल एक्स लूँ तो ज़रूरी नहीं है ये वेक्टर हो, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, बिकॉज अगर मैं x को वेरी करूँगा तो इसकी वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन x किधर है x मेरा, उसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है। मैं इसको श्योर नहीं हूँ कि ये वेक्टर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट असल में ज़रूरी होगा क्या, ये नहीं है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो अगर मैं तीन चीज़ों की बात करूँ, डेल बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल वाई एंड डेल टी बाई डेल जेड, शायद ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट है कि नहीं है। अब वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ बताइए। उसको चेक करने का बेस्ट वे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करूंगा तो एक चीज़ आपकी सेम रहेगी, और वो क्या है बताइए। जो चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है जी, वो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करूँ तो। या फिर जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, हमेशा याद रखिए वेक्टर के कंपोनेंट जो भी होंगे, अगर मैं एक्सिस को रोटेट करूंगा तो जो कंपोनेंट होंगे वो भी अकॉर्डिंगली रोटेट करेंगे। ठीक है जी, उनकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होती है फिर। ठीक है, अगर मैं एक्सिस को रोटेट करूं, एक्स वाई जेड को अगर मैं इस तरह से रोटेट करूंगा तो इनकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली मेरी चेंज होगी। ठीक है ना, ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, ये वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो चेंज इन टेम्परेचर आया था, अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जरा देखिएगा। हमने इधर लिया था एक्स कैप, इधर लिया था वाई कैप, और इधर लिया था हमने जेड कैप। ठीक है जी, और हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का स्मॉल बॉक्स है। ठीक है, और मान लीजिए मैं कुछ डीएल लेंथ चलना चाहता हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक्स की तरफ चला और वो था डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है जी, फिर मैं चला वाई की तरफ, वो था डेल्टा वाई जे कैप, और फिर मैं चला जेड की तरफ, तो मैं डेल्टा जेड के कैप। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको बोला था डेल्टा आर। डेल्टा आर वेक्टर मेरे पास आया था ये। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये था मेरा डेल्टा आर। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर निकालूँ डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या था बताओ जरा, डेल टी बाई डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल टी बाई डेल वाई, डेल्टा वाई प्लस डेल टी बाई डेल जेड, डेल्टा जेड। फिर मैंने बोला था कि ये जो चीज़ है, क्योंकि ये वेक्टर के कंपोनेंट है, ये तो मैंने ऊपर दिखाया है। ठीक है ना, तो इसका अंदर ये क्या हो सकते हैं, फिर ये भी वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। और अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करूंगा तब भी आपका डेल्टा टी तो उतना ही रहेगा। मतलब इंडिविजुअली ये चेंज हो सकता है, 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 बट जो ओवरऑल जो चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा टी, वो क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करूंगा तब भी आपका ये उतना ही रहेगा। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, ये इंडिविजुअली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका उतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, डेल टी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल टी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी बाई डेल जेड के कैप, कुछ इस तरह से लिखा था। और डॉट मैंने लिखा था क्या, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, कुछ इस तरह से लिखा था। ठीक है जी, अब इसको फिर मैंने नया नाम दिया था। मैंने बोला ये देखो वेक्टर के कंपोनेंट बन गए हैं, तो इसको मैंने एक नया नाम दिया था, और उसको मैं क्या नाम दूंगा बताइए, है जी, ग्रेड, ग्रेड टी। मतलब एक कॉमन सेंस ये है कि डेल्टा टी मेरा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डेल्टा टी मेरा चेंज नहीं हो रहा यहां से यहां तक, और डेल्टा टी इस तरह का प्रोडक्ट है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करूंगा तो डेल्टा टी चेंज नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था कि क्या चीज चेंज नहीं होती, क्या चीज चेंज नहीं होती, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका अंदर ये भी एक वेक्टर है, आप समझ रहे हो। तो मैंने बोला कि एक वेक्टर है, और इसको मैंने बोला ग्रेड टी, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। तो ग्रेडियंट निकालने का मेरे पास तरीका मिल गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या, ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल टी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी बाई डेल जेड के कैप। सही है जी, और ये क्या है बताओ, ये है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी
डॉट डेल्टा आर, ठीक है जी। तो मैं इसको डिफरेंट सेंस में भी लिख सकता हूं। इसी चीज को मैंने एक अलग तरीके से लिखा था। मैंने बोला था मान लीजिए मैं किसी आइसोथर्म पे बैठा हूं, सोचिए ये आइसोथर्म है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर मेरा 35 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री है और यहाँ पे टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री है। मान लीजिए मैं इस आइसोथर्म पे बैठा हूँ और मुझे उस डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो इसका मतलब ग्रेड टी लेना पड़ेगा मुझे, जो इसकी इक्वेशन होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कहीं और मैंने बोला कि मुझे उस डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में मेरा टेम्परेचर जो है वो फास्टेस्ट रेट से चेंज हो रहा हो, तो वो बेसिकली ग्रेड टी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसका मतलब ग्रेड टी बेसिकली एक तो डेरिवेटिव ले लिया हमने पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इसकी एक डायरेक्शन भी आएगी और वो डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम रेट से चेंज होगा। अब ये कहां से बना मैक्सिमम रेट से चेंज होगा, ये क्या है बताओ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ फास्ट टेम्परेचर इज चेंजिंग इन एक्स डायरेक्शन, ये हाउ फास्ट टेम्परेचर इज चेंजिंग इन वाई डायरेक्शन, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ फास्ट टेम्परेचर इज चेंजिंग इन जेड डायरेक्शन। तो अगर मैं तीनों को देखूंगा तो इसका मतलब फास्टेस्ट चेंज को मुझे बताएगा ये कि फास्टेस्ट किस रेट से चेंज हो रहा है मेरा टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मुझे बताएगी कि किस डायरेक्शन में मेरा टेम्परेचर जो है वो फास्टेस्ट रेट से चेंज हो रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा ऑलवेज ये ग्रेड टी। जो भी आपके आइसोथर्म होते हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो टेम्परेचर आपका फास्टेस्ट रेट से चेंज होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो इधर की तरफ मेरा ग्रेड टी की डायरेक्शन आएगी, सही है। अब ग्रेड टी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्रेड टी का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ग्रेड टी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए जरा। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उसकी वैल्यू है ये। इस डायरेक्शन में क्या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा टेम्परेचर का, उसकी वैल्यू है ये, ठीक है जी। ये मैंने आपको इसको समझाया था कि इसका क्या मतलब होता है। फिर हमने इसका जनरलाइज तरीका देखा था, मतलब नॉट इवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप किसी भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आते हो तब भी आप इसको लिख सकते हो। और उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला था क्या, ग्रेड टी इज इक्वल टू, अगर टी मान लीजिए कोई डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सोचिए कार्टेशियन में नहीं है, स्फेरिकल में या सिलेंड्रिकल में दे रखा है, तो आप एक ही बात है, मैं इसका प्रूफ कर सकता हूं। इसको प्रूफ बड़ा आसान है, 1/h1 डेल टी बाई डेल u1 कैप प्लस 1/h2 डेल टी बाई डेल u2 कैप प्लस 1/h3 डेल टी बाई डेल u3 कैप, सही है जी। तो इस तरह से मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालने का, चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। तो ये मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आप आंसर निकाल सकते हो, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आप कीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसका मतलब किसी भी चीज का अगर मैं ग्रेड ही लूं, ग्रेड किसी भी चीज का लूं तो वो एक वेक्टर बनेगा पहली बात तो। और किसी भी चीज का नहीं ले सकते हो, स्केलर फील्ड का ले सकते हो, केवल स्केलर फील्ड का ग्रेड ले सकते हो आप। आंसर विल बी अ वेक्टर, आंसर आपका एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन बताओ क्या है, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है, ये वो डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उसकी वैल्यू को बता रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इसको देखा था दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर थोड़ा सा वेरीफाई करूंगा इसको, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम और भी कुछ पढ़ेंगे इसके ऊपर, डाइवर्जेंस वगैरह, तो उनको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, जरा देखिए, मैं एक पॉइंट से इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर सकता हूं। जो ग्रेड टी वाला मैंने कंसेप्ट बताया, एक पॉइंट से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और एक सरफेस दे रखा है यहाँ पे भी, कोई ऐसे कोई सरफेस है, कोई लोकस है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है x² + y² = 9। सिंपल ले लिया मैंने। इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट क्या है, x की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2√2, सही है जी। मान लीजिए ये पॉइंट है। अब मैं इस सरफेस का यहाँ पे मान लीजिए कोई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका ग्रेडियंट लेना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, तो जरा देखते किधर आता है। तो ये बनेगा x² + y² - 9, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया। ये कोई यहाँ पे पोटेंशियल है, ये फंक्शन की इक्वेशन है, इस सरफेस की इक्वेशन है, और इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूँ,
अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूं तो ये बनेगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप। सही बात है। और इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या बनेगा बताइए? इस पॉइंट पे बनेगा 2i कैप प्लस 4√2 j कैप। सही है जी, ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। बोले दोस्तों सही है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये डायरेक्शन किधर है, क्या इस सरफेस के नॉर्मल है ये? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सोचिए इस सरफेस पे पोटेंशियल मेरा मे बी 9 वोल्ट है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ 9 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं तो मुझे उस डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में मेरा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा हो। तो इसका मतलब इसके नॉर्मल चलना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला कि जो ग्रेडियंट वेक्टर आया मेरा, ये मेरा रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, फास्टेस्ट रेट ऑफ चेंज को, इसका मैग्नीट्यूड, कि किस रेट से मेरा पोटेंशियल चेंज होगा अगर मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो फास्टेस्ट रेट ऑफ चेंज को बता रही है, ठीक है। और डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मेरा जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रेट से चेंज होगा बताइए? डायरेक्शन निकाल लेते हैं यहां से, बताओ क्या निकलेगी यहां से? 2i कैप प्लस 4√2 j कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ जरा? √40 आई थिंक। सही है, √40। तो ये मेरी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन ये करेक्ट है क्या? मतलब जो मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से मेरा स्केलर फील्ड चेंज हो रही हो, और वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये तो नॉर्मल की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ग्रेडियंट से जो डायरेक्शन आ रही है, ग्रेडियंट से जो वेक्टर बनेगा, फिर उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है कि नहीं होती। ये वेरीफाई करके देखते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? मुझे पता है ओरिजिन है और मुझे ये पॉइंट पता है, तो क्या मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूं? हाँ बताइए क्या बनेगा? 1i कैप प्लस 2√2 j कैप। बट मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। आप बता सकते हो इसकी क्या डायरेक्शन आएगी? डिवाइड बाय क्या कर दो? इसका मैग्नीट्यूड 1 + 8। सही है जी। तो इसका मतलब क्या बना बताओ जरा? 1/√9 मतलब 3, 1/3i कैप प्लस 2√2/3 j कैप। ये डायरेक्शन आनी चाहिए इधर। तो क्या यही आ रही है क्या ग्रेडियंट से भी? एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 36 आएगा भी। हाँ जी। तो जरा देखिए, मैंने बोला कि नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ से पॉइंट से अगर मैं निकालूं इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल डायरेक्शन ये आएगी और ग्रेडियंट से ये आ रही है। क्या ये ठीक है? जरा देखते हैं इसको। ये नीचे 6 बन जाएगा और 2 ऊपर है, तो क्या बनेगा? 1/3i कैप प्लस 2√2/3 j कैप। यही तो आया। सही है। इसका मतलब क्या सीखे हम यहां से? हमने देखा कि ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन आ रही है और सरफेस के इस पॉइंट पे नॉर्मल जो डायरेक्शन आ रही है वो दोनों सेम है। इसका मतलब ग्रेडियंट वेक्टर जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखिए, जिस सरफेस पे आप निकाल रहे हो ग्रेडियंट, जिस सरफेस का आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो उस सरफेस की हमेशा क्या होगी? नॉर्मल। अगर ये सरफेस मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे वोल्टेज मान लीजिए मेरा फिक्स है 9 वोल्ट, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से मेरा पोटेंशियल चेंज होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है जी, आई होप आपको याद रहेगा। ग्रेडियंट का मतलब समझिए क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, मैंने यहां से एक थ्योरम आपको एक्सप्लेन की थी, मैंने आपको यहां से एक थ्योरम एक्सप्लेन की थी, जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लीजिए यहां पे कुछ आपको, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, सोचिए, ठीक है। और यहां पे कुछ ऐसे कुछ, और ये बाहर की तरफ आपकी जेड डायरेक्शन है। यहां पे कुछ प्लेन दे रखी है आपको, ऐसे प्लेन दे रखी है, इस तरह की प्लेन दे रखी है, इस तरह, ठीक है। कुछ प्लेन्स दे रखी है आपको, और इन प्लेन पे वोल्टेज दे रखी है। मान लीजिए यहां पे 9 वोल्ट है, यहां पे मे बी 5 वोल्ट है, यहां पे 3 वोल्ट है, कुछ भी आप वोल्टेज लगा लीजिए, ठीक है। या फिर मे बी इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, मे बी सेम ही इसी तरह का क्वेश्चन मैं दूसरे सेंस में भी बना सकता हूं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो। मैं ये कह सकता हूं कि इमेजिन कीजिए कि यहां पे कोई स्केलर फील्ड है, मतलब सोचिए कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 1 मिनट के लिए ऐसे मान के चलते हैं, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं, ठीक है। या फिर ऐसे भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं थोड़ा जनरलाइज केस लेके चलना रहा था। ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं, तो मैं जानता हूं ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी?
ये होगी ग्रेड वी। यहाँ पे वोल्टेज मेरा, इस सरफेस पे वोल्टेज मेरा फिक्स है, तो मैंने बोला इस पॉइंट पे अगर मैं ग्रेडियंट निकाल दूं तो वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये मेरा ग्रेड वी की डायरेक्शन आएगी, और ग्रेड वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो कितना है, उसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमें बताएगा। बट मान लीजिए मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं कुछ इधर इस तरफ, और मैं देखना चाहता हूं कि पोटेंशियल में कितना बदलाव होगा। मैं डीएल लेंथ चलना चाह रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में, और मैं देखना चाहता हूं पोटेंशियल में कितना बदलाव होगा। तो मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे पता है इस डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज क्या है, क्योंकि ग्रेड ऑफ वी का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन। बट इस डायरेक्शन में पता है मुझे, बट मुझे इधर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए एंगल थीटा है, तो एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं ग्रेड वी कॉस थीटा। ये क्या होगा? ये इसका प्रोजेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये मुझे बताएगा कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर पता है पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में अगर मुझे चाहिए तो ये क्या बनेगा? ये मुझे पता चलेगा कि पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब ये है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इन दिस डायरेक्शन। बट ये तो यूनिट लेंथ चलने पे पोटेंशियल चेंज है। मैं चला कितनी लेंथ हूं? डीएल लेंथ चलाऊं तो डीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या आ गया? डीवी। सही बात है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ग्रेड वी डॉट डीएल कॉस थीटा। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं हो गया? एक ग्रेड वी वेक्टर का और एक डीएल वेक्टर का, तो इसलिए मैंने डीएल वेक्टर लिख दिया, और ये तो अपने आप में वेक्टर होता ही है। इज इक्वल टू क्या बन गया? डीवी। सही बात है, चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अगर मान लीजिए मैं लार्ज लेंथ चलता, कोई लार्ज लेंथ चलता, तो क्या होता बताओ जरा? जो मेरा पोटेंशियल में बदलाव होता, सोचिए, मान लीजिए मैं कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, तो ये बनता, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो इस थ्योरम को मैंने नया नाम दिया, क्या? ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट थ्योरम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ी पावरफुल थ्योरम है, कई जगह पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसको देखेंगे डीएल का क्या मतलब है, लाइन इंटीग्रल है बेसिकली, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, उसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ठीक है जी। मुझे एक बात और बताइए, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको रब कर दूं और एक नई चीज आपको बताऊं। देखो, मैंने आपको बताया कि ग्रेड टी जो है वो है डेल टी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल टी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी बाई डेल जेड के कैप। सही बात है ना? अब सोचिए, टी तो कोई स्केलर फील्ड है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, वी भी हो सकता है इसकी जगह, टेम्परेचर फील्ड की जगह पोटेंशियल फील्ड भी हो सकती है, वो भी स्केलर फील्ड होती है, और कोई भी डिफरेंट फील्ड भी हो सकती है। सही बात है। तो इसका मतलब ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टी, इसकी जगह तो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से डेल की वैल्यू निकालूं तो डेल की वैल्यू क्या आएगी? टी हटा दो, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल टी इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू टी। क्या कहते हैं? और बाद में मैं टी को एक तरह से रिमूव कर सकता हूं, मैं सिंपल डेल ऑपरेटर की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि टी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, टी की जगह कुछ भी हो सकता है। बट क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? जो डेल की वैल्यू है वो मेरी वैसी रहेगी। इसका मतलब मैं डेल ऑपरेटर को डिफाइन अगर करूंगा तो ये मेरा कोई डेल ऑपरेटर है। ध्यान दीजिए भाई, इसकी ये वैल्यू होती है डेल की, ठीक है जी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बनेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है जी। तो मैंने डिफाइन किया डेल ऑपरेटर को, मैंने डिफाइन किया ग्रेडियंट को, ठीक है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, किसी भी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूं। सोचिए, कोई स्केलर फील्ड दे रखी है 4r sin थीटा cos फाई, फाइंड ग्रेड f एट पॉइंट 230 डिग्री 45 डिग्री। आपको ग्रेड f की वैल्यू बतानी है 230 डिग्री 45 डिग्री वाले पॉइंट पे, ठीक है जी। मुझे बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ध्यान से देखिए, ये स्फेरिकल, r थीटा फाई आ गया तो स्फेरिकल। अब स्फेरिकल आ गया तो मुझे h1 h2 h3 पता होना चाहिए। मैंने आपको जनरलाइज रूल बताया था,
डीएल लिख लो अगर याद नहीं है तो। डीएल होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस आर साइन थीटा डी थीटा थीटा कैप। आई थिंक यही होता है, सही है जी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं H1 डी यू वन यू वन कैप प्लस H2 डी यू टू कैप प्लस H3 डी यू थ्री कैप, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं H1 आएगा 1 आर डी थीटा फाई कैप एंड आर साइन थीटा डी फाई थीटा कैप। अब सही है। हाँ जरा देखिए, तो H1 क्या बनेगा 1, H2 क्या बनेगा R एंड H3 क्या बनेगा बताइए R साइन थीटा। क्या कहते हैं, सही है। अब बताइए U1 क्या बनेगा बताओ, U1 बनेगा R U2 फाई एंड एक मिनट, ये क्या आएगा, ये थीटा कैप आएगा और ये फाई कैप। सही है जी, अब सही है। हाँ जी, U2 बनेगा थीटा एंड U3 क्या बनेगा फाई, अगर मैं कंपेयर करूं तो। सही है ना, मतलब आपको डीएल पता होना चाहिए। अगर आपको डीएल पता है तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो, बड़ा आसान काम है। अब जरा देखिए, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1/H1, H1 इज 1, 1/H1 डेल बाई डेल आर, 1 डेल बाई डेल U1 होता था, U1 की जगह पे R हो गया, डेल बाई डेल आर ऑफ बोलिए क्या आएगा 4R साइन थीटा कॉस फाई आर कैप। सही है जी, प्लस बोलिए डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, और 1/H2, 1/H2, तो 1 क्या बनेगा R डेल बाई डेल थीटा ऑफ बोलिए डेल बाई डेल थीटा ऑफ क्या बनेगा 4R साइन थीटा कॉस फाई, और ये क्या बनेगा थीटा कैप। सही है, प्लस 1/H2 H3 क्या है बताओ जरा R साइन थीटा डेल बाई डेल फाई ऑफ 4R साइन थीटा कॉस फाई कैप। सही है जी, ये बनेगा मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या बना बताओ जरा, ये बना 4 साइन थीटा कोस फाई आर कैप प्लस, जरा देखिए आर बाहर आ जाएगा कट जाएगा, और ये बनेगा 4 कोस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा कोस फाई थीटा कैप प्लस आर से आर कट गया और थीटा से थीटा कट गया क्योंकि दोनों बाहर आ जाएंगे, फाई के रेस्पेक्ट में लेना है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 साइन फाई और माइनस का आएगा और ये बन गया फाई कैप। बोलिए दोस्तों, सही है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ग्रेड एफ आ गया, और इसकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, जो थीटा फाई की वैल्यू वो यहां से पुट कर सकते हो, आर थीटा फाई की जो भी वैल्यू है वो यहां से आप पुट कर सकते हो। ठीक है जी, बोले दोस्तों, हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेड फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको बस ये H1 H2 H3 और U1 U2 U3 पता होना चाहिए, उसके लिए डीएल आपको पता होना चाहिए, कंपेयर करके आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आसान कहानी थी और इसका मतलब मैंने समझाया कि क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तो मैंने डेल ऑपरेटर के बारे में बताया कि डेल ऑपरेटर क्या होता है कार्टेशियन में, ठीक है, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब मैं किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं डेल ऑपरेटर को। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैं लगाऊं किसी, मान लीजिए ये बोलूं कि ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, तो वेक्टर के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर होता है और ये भी एक वेक्टर है, तो या तो बीच में क्या होगा डॉट, या फिर बीच में क्या होना चाहिए क्रॉस। सही है जी। अब जब बीच में क्रॉस होगा तो इसको हम बोलेंगे कर्ल, इसको हम बोलेंगे कर्ल, और जब डॉट होगा तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है जी, तो आप ध्यान दीजिए, क्रॉस होगा तो कर्ल बोलेंगे और डॉट होगा तो डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, मतलब मैं डेल ऑपरेटर से फिर से अगेन ये ऐसे निकालूंगा, इसका डॉट, ये मतलब कोई भी वेक्टर फील्ड पे आप डॉट लगा दीजिए बीच में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए काइंड ऑफ। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डाइवर्जेंस, और ये निकालते कैसे हैं। तो पहले नंबर लेने का तरीका देखते हैं। ठीक है, जो जनरली लोग करते ही है, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, पहली बात तो ये स्केलर आंसर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर, एक स्केलर
आंसर देगा अपने को। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ। 1/H1H2H3, 1/H1H2H3 बताइए अंदर क्या आएगा बोलिए, डेल बाई डेल U1 H2H3 FU1, क्योंकि जो मेरा F है वो एक वेक्टर है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, FU2 U2 कैप प्लस FU3 U3 कैप, उसके अंदर 3 कंपोनेंट है। तो मैंने बोला कि पहला जो बनेगा वो ये बनेगा, डेल बाई डेल U1 H2H3, मतलब 1 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है बस, ठीक है, FU1 प्लस डेल बाई डेल U2 ऑफ बोलिए H1H3 FU2, सही है जी, प्लस डेल बाई डेल U3 H1H2 FU3। और आपको H1H2H3 पता है क्या होते हैं, U1 U2 U3 पता है क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालना तो आसान काम है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको जरा समझते हैं। अब उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले फ्लक्स को समझना पड़ेगा, फ्लक्स क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसकी मीनिंग समझाने जा रहा हूं कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक है जी, इसको रब कर दूं। तो मैंने बताया कि डाइवर्जेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, तो नंबर लेना बड़ा आसान काम है, ठीक है, वो इजी है, वो हो जाएगा। ये वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है, आंसर विल बी स्केलर, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसको जरा समझते हैं। बेसिकली एक टर्म है फ्लक्स, वो क्या चीज होती है, मैं ये कह सकता हूं कि फ्लो ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। उसकी जो फ्लो है, फ्लो को मैं फ्लक्स का नाम दे रहा हूं फ्लो को, ठीक है। जैसे हीट फ्लो उसका फ्लक्स बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो जो बेसिकली अगर मैं उसको नाम दूं तो फ्लक्स का नाम देगा। हालांकि फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है नंबर, काउंटिंग नंबर ऑफ लाइंस को मैं फ्लक्स बोलता हूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं उनको मैं फ्लक्स बोलूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, वो वहां का फ्लक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फ्लक्स बेसिकली इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब किसी भी फील्ड का अगर मैं फ्लक्स लूंगा, किसी भी फील्ड का अगर मुझे फ्लक्स लेना होगा तो ये तरीका होता है F.dA। किसी भी स्मॉल एरिया से मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए हीट फ्लो है। अब मैं एरिया ए से, मान लीजिए यहां पे ये स्मॉल एरिया है और इस एरिया की डायरेक्शन इधर ही है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इससे अगर मान लीजिए मैं निकालूंगा फ्लक्स, तो इसमें से कितना फ्लो हो रहा है इस फील्ड का, वेक्टर फील्ड का कितना फ्लो हो रहा है इस एरिया से, तो होगा F.dA, सही है जी। मैं इसको फ्लक्स बोलूंगा इस फील्ड का, इस वेक्टर फील्ड का। बट सोचिए, मतलब मैंने डॉट क्यों लगाया यहां पे, इसके बारे में सोचिए। F.dA होना चाहिए था देखा जाए तो, क्योंकि एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। सोचिए एरिया इधर होता, मान लीजिए ऐसे होता एरिया इधर की तरफ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इस एरिया से कितना फ्लो हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड का इस एन कैप की तरफ पहले तो क्या लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन, क्योंकि फील्ड तो इधर जा रही है ना, जो फ्लो हो रहा है फील्ड का वो तो उधर हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो मुझे ये देखना है कि इधर कितना फ्लो हो रहा है इस फील्ड का, तो क्या करना पड़ेगा मुझे F.n कैप करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट आ गया इस फील्ड का इस डायरेक्शन में, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर dA से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इसका dA है, सही है। बोलिए तो क्या बनाइए ये बताओ, मैं इसको ले सकता हूं F.dA n कैप, नहीं सही बात है। तो ये क्या बन गया F.dA। बोलिए दोस्तों, तो डॉट प्रोडक्ट समझिए क्यों आया। अगर सेम डायरेक्शन होती तो डॉट प्रोडक्ट लेता ही नहीं, मैं F.dA लिख देता। मान लीजिए dA1 है, मान लीजिए dA1, तो इसका क्या लिखता, इसका लिखता F.dA1, इसमें से जो फ्लो निकालना होता वो ये आ जाता। बट अगर मान लीजिए कुछ टिल्टेड एंगल होता, मान लीजिए कुछ टिल्टेड उस पे होता एरिया dA2, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, पहले तो फील्ड का कंपोनेंट निकालो, इधर कितना फ्लो हो रही है फील्ड, तो वो इतनी होगी, कंपोनेंट आ गया। फिर dA2 मेरा एरिया, तो dA2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ये मेरा इधर इस dA2 एरिया में से फ्लो आएगा, करेक्ट है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और फिर ऐसे लिख दिया। तो आप समझिए कि डॉट क्यों बनाई है, ये तो F.dA बन गया ना,
dA2, सही है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स होगा किसी भी dA एरिया से वो ये होगा, स्मॉल एरिया dA से ये होगा। अगर मान लीजिए एरिया लार्ज है, कोई लार्ज एरिया, उसमें से फ्लो निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ जरा, इंटीग्रेट कर दो, सरफेस इंटीग्रल कर दो। नहीं, ये मेरा उस लार्ज एरिया से फ्लक्स निकल आएगा। बोले दोस्तों, सही है, इसको मैं फ्लक्स बोलूंगा। और सरफेस मान लीजिए मेरा क्लोज्ड है, तो बस यहां पे क्या ले लो, क्लोज्ड इंटीग्रल कर दो। ये क्या होगा, ये इस फील्ड का फ्लक्स होगा, क्लोज्ड सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है। इस फील्ड का फ्लक्स होगा थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने बताया कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी फील्ड का हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया फ्लक्स क्या होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे आगे बढ़ने से पहले। एक होता है ओपन सरफेस और एक होता है क्लोज्ड सरफेस। देखो, सबसे पहले टर्म वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम की तरफ आपको लेके जाऊंगा अभी। वॉल्यूम का मतलब पहले बताइए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज हवा में कितनी जगह घेर रही है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसका एक वॉल्यूम है, ये हवा में कुछ जगह घेर रहा है। और ये क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड सरफेस है, इसका हवा में जगह घेर रहा है। अगर सोचिए मैं इसको ओपन कर दूं और मैं बोलूं कि इसकी थिकनेस जो है वो 0 है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 0 है, तो आप मुझे बता सकते हो हवा में कितनी जगह घेरेगा ये? कोई जगह नहीं घेरेगा, अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। इसका मतलब हवा में जगह कितनी घेरेगा? 0। इसका मतलब जो ओपन सरफेस होता है उसका वॉल्यूम डिफाइन नहीं करते, ओपन सरफेस का वॉल्यूम नहीं हो सकता। बट अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, अभी हवा में जगह घेर रहे हैं, अब इसका कुछ वॉल्यूम है। इट मीन्स क्लोज सरफेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। समझ आया? तो मैं ये कह सकता हूं ये जो फ्लक्स है ये इस क्लोज्ड सरफेस में से लिखा हुआ है मैंने, कोई क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रल किया हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो है। मतलब मैं इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको एसोसिएट कर सकता हूं वॉल्यूम के साथ, कि वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। आप समझ ना मेरा पॉइंट? अब वो कैसे करेंगे उसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, क्योंकि मैं डाइवर्जेंस आपको समझा रहा था, तो डाइवर्जेंस की मीनिंग इससे समझ आएगी। आप लिखिए गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम जरा समझते हैं कि क्या है वो चीज, ठीक है। डाइवर्जेंस का मीनिंग समझ आएगा अपने को वहां से, ठीक है जी। तो जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है जी। देखिए, और मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मे बी दिस इज एक्स कैप, दिस इज वाई कैप एंड दिस इज जेड कैप, ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई क्लोज्ड सरफेस है। मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है मेरा, ये x, y, z है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है x, y, z, और ये पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, y, z, ठीक है जी। ये पॉइंट क्या होगा बताइए जरा? x प्लस डेल्टा x तो ये हो ही गया, नहीं मैं थोड़ा गलत लिख दिया, ये z की तरफ आया, नॉट x की तरफ, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए बताओ जरा? x और y तो सेम ही है, क्या हो गया? z प्लस डेल्टा z हो गया। अब ये पॉइंट बताइए क्या आएगा? x की तरफ बढ़ रहे हो तो x प्लस डेल्टा x तो ये हो गया, y, z प्लस डेल्टा z, इस पॉइंट की। और इस पॉइंट की बात बताइए, ये क्या बताओ? ये है x प्लस डेल्टा x, y, z, सही है जी। ये पॉइंट ये है, और ये पॉइंट क्या है बता सकते हो? इसमें क्या चीज सेम रही? इसमें केवल y चेंज हुआ ना, x, y प्लस डेल्टा y, z, ये पॉइंट ये, सही है जी। तो हमने ऐसे डिफरेंट पॉइंट सारे लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है? बोले दोस्तों, कोई दिक्कत है तो? अब मान लीजिए मैं यहां पे कोई एक ऐसी फील्ड ले रहा हूं, कोई ऐसी वेक्टर फील्ड ले रहा हूं जो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वैल्यू जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और उसके 3 कंपोनेंट है। एक fx है जो xyz पे डिपेंड कर रहा है, वो भी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, x कैप। एक इसका fy कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में है,
जो कि एफ वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, और एक इसका जेड कंपोनेंट है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। सही है जी, कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा। तो आप जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, एक मिनट के लिए मान लीजिए, ये जो है ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा सरफेस नंबर 1 है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? मुझे एक बात आइए, इसका जो एरिया आएगा वो किधर आएगा इस सरफेस का, बता सकते? बाहर की तरफ। एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगर क्लोज्ड सरफेस है कोई तो एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी बताइए जरा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ होगी। तो ये मेरा एरिया की डायरेक्शन है। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये एरिया बनेगा, इसका एरिया बनेगा कितना बाय द वे? बाहर की तरफ है डेल्टा जेड, ऊपर है डेल्टा वाई, तो ये बनेगा डेल्टा जेड डेल्टा वाई। क्या कहते हैं? ये इसका स्मॉल सरफेस बनेगा और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी माइनस एक्स कैप की तरफ। सही है, बोलिए। तो इस एरिया के साथ अगर इस सरफेस से अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो कौन सा निकलेगा बताओ? कौन सा फ्लक्स निकलेगा? कहां से फ्लक्स निकलेगा बताओ? अगर मैं इस एरिया से फ्लक्स निकालूं तो कौन सी फील्ड फ्लक्स देगी मुझे? जो ऑब्वियसली मुझे एफ डॉट डी ए करना पड़ेगा, बट जो ये वाला एरिया है ये कौन सी डायरेक्शन में? माइनस एक्स कैप। तो डॉट प्रोडक्ट केवल इसके साथ, इस कंपोनेंट के साथ आएगा। सही बात है। तो इसका मतलब इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा मेरे पास वो कितना निकलेगा बताओ जरा? वो निकलेगा एफ एक्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड डेल्टा जेड डेल्टा वाई, और माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा बताइए? है जी? हाँ, बिकॉज ये एक्स के ऑपोजिट है। ये मेरा फ्लक्स बनेगा। अब आइए इस सरफेस पे, ध्यान दीजिएगा। अब इस सरफेस पे आइए, ये वाले सरफेस पे। इस सरफेस पे अगेन मुझे फ्लक्स निकालना है कि इस सरफेस, तो इस सरफेस की डायरेक्शन तो इधर आएगी, ठीक है, और इस सरफेस की जो वैल्यू आएगी वो तो वही आएगी डेल्टा जेड डेल्टा वाई, बट ये एक्स कैप की तरफ आएगा। बोलिए दोस्तों, सही है? तो इसके साथ फील्ड का कौन सा कंपोनेंट डॉट देगा? अगेन एक्स कंपोनेंट ही डॉट देगा, बट फील्ड यहां पे वेरी कर चुकी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन डिफरेंट है यहां पे। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं कि कितना फील्ड मेरा वेरी कर गई है, अगर ये मुझे देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा बताइए? कितना फील्ड मेरी वेरी कर गई है अगर मुझे ये देखना हो तो मैं बोलूंगा कि यहां पे फील्ड थी, ये इस सरफेस में मान लीजिए ये फील्ड थी, ठीक है, मतलब एफ एक्स एक्स वाई जेड मान लीजिए मेरी फील्ड की वैल्यू थी इस सरफेस पे। तो यहां पे क्या फील्ड होगी? ये तो रहेगी रहेगी, प्लस आप ये देखो कि जो मेरा एक्स कंपोनेंट है फील्ड का वो एक्स के साथ, क्योंकि मैं एक्स में चला हूं ना, एक्स के साथ कैसे वेरी हो रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं चला कितनी लेंथ हूं? डेल्टा एक्स, इतना, और मेरी फील्ड बढ़ गई। समझ आया? एफ एक्स तो पहले से ही था मेरे पास यहां पे, अब मैंने देखा कि किस रेट से मेरी फील्ड चेंज हो रही है, वो इस रेट से चेंज हो रही है। ये तो रेट ऑफ चेंज है, बट मतलब कितना एफ एक्स में चेंज आएगा पर यूनिट लेंथ अगर मैं एक्स की तरफ चलूंगा तो, बट एक्स में मैं चला कितनी लेंथ हूं बताओ? डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब जो टोटल चेंज आएगा वो ये होगा, ये टोटल चेंज होगा। तो पहले फील्ड मेरी ये थी, उसमें मैंने ये और ऐड कर दिया, ये मेरा टोटल चेंज है। समझ आया? तो टोटल जो फील्ड बनेगी वो ये बनेगी, ये चेंज है और ये पहले फील्ड थी, दोनों को जोड़ दिया तो इस सरफेस पे फील्ड आ जाएगी मेरे पास। सही बात है? अब मुझे एक बात आइए जरा, मुझे तो फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये एक्स की तरफ है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एरिया से, तो पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट आएगा डेल्टा जेड डेल्टा वाई। बोलिए दोस्तों, ये बनेगा। सही बात है ना? तो इसका मतलब मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि मैं इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स दोनों का देख रहा हूं, तो ये ऐड हो जाएगा टोटल, तो ये बनेगा एफ एक्स एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड। बोलिए दोस्तों, ये भी एक्स कैप है, ये भी एक्स कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट में एक्स कैप हट जाएगा। ठीक है ना? ये तो फ्लक्स आ गया इन दोनों सरफेस की वजह से। अब मैं चाहता हूं ऊपर और नीचे वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स लिखना। ठीक है? तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया आपको कि यहां पे जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी। जो फील्ड यहां पे प्रेजेंट थी वो तो ये थी, फिर मैंने देखा कि एक्स डायरेक्शन में किस रेट से मेरी फील्ड चेंज हो रही है, वो ये पता चल गया। अब ये मुझे पता चल गया कि चेंज इन एफ एक्स
पर यूनिट लेंथ एक्स डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट लेंथ चलूं तो इतना चेंज आएगा। अब यूनिट लेंथ मैं चला कितनी लेंथ हूं, मैं चलाऊं डेल्टा एक्स लेंथ, ठीक है जी। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सही बात है, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मेरा चेंज आ गया। तो पहले ये फील्ड थी उसमें चेंज और ऐड कर दिया, टोटल फील्ड आ जाएगी यहाँ पे, करेक्ट है, और फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, अब मैं इस सरफेस और इस सरफेस को देखना चाहता हूं, तो जरा देखिए मैंने बोला कि ये सरफेस, इसका एरिया किधर आएगा बताओ जरा, इसका एरिया किधर आएगा, इसका एरिया ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और इसका एरिया किधर आएगा बताओ जरा, इसका एरिया नीचे की तरफ आएगा। तो पहले ये लिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे क्लोज्ड सरफेस पे में से फ्लक्स देखना है, तो इसका मतलब क्लोज सरफेस में देखना है, तो मैं क्या करूं, ओपन सरफेसेस को ऐड करते जाता हूं। टोटल 6 सरफेस है मेरे पास, ठीक है, तो 2 सरफेस का तो मैं लिख चुका हूं कितना फ्लक्स निकलेगा, प्लस अभी इसमें क्या करना है मुझे, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीचे वाले सरफेस में देखते हैं। मुझे एक बात है, ये इस सरफेस की डायरेक्शन, पहले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर है डेल्टा एक्स और इधर क्या है बताओ जरा, बाहर की तरफ डेल्टा जेड, तो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, और नीचे की तरफ आएगा मतलब माइनस वाई कैप की तरफ आएगा, सही है। तो अब आप मुझे बताइए इसके साथ कौन सा कंपोनेंट डॉट देगा, यही कंपोनेंट। अगर मैं फ्लक्स निकालूं इससे तो फील्ड का ये वाला कंपोनेंट इसके साथ डॉट देगा, तो कितना आएगा वो आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा बताओ, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, एरिया डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन आपकी वाई कैप की तरफ है और ये माइनस वाई कैप की तरफ है, तो ये बनेगा एफ वाई एक्स वाई जेड डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, सही है जी। ये तो माइनस का हो गया। अब बताइए ये यहां पे कैसा आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, बट यहां पे फील्ड वेरी कर चुकी है कितनी, जो एफ वाई एक्स वाई जेड यहां पे थी वो तो वही थी, वो तो उतनी थी। अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा जो एफ वाई का जो चेंज हो रहा है वाई के साथ, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं कितनी लेंथ चलाऊं, ये तो रेट ऑफ चेंज है, ये तो पर यूनिट लेंथ अगर मैं वाई की तरफ चलूंगा तो उतना चेंज आएगा इसके अंदर। अब मैं लेंथ कितनी चलाऊं बताओ, डेल्टा वाई, तो ये टोटल चेंज हुआ, ये पहले से थी ये और चेंज हो गया तो जोड़ दिया मैंने, ये मेरी क्या बन गई बताओ, ये मेरी यहां पे फील्ड बन गई टोटल। अब एरिया के साथ डॉट ले लो, एरिया तो वही है डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, क्योंकि इधर की तरफ डेल्टा जेड है और इधर की तरफ डेल्टा एक्स है, तो एरिया बनेगा डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, और ऊपर की तरफ आएगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव। तो इसके अंदर प्लस, बोलिए क्या बनेगा, एफ वाई एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ वाई बाई डेल वाई डेल्टा वाई, और क्या बनेगा डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। बोले दोस्तों ये पॉजिटिव आएगा, सही बात है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट आइए अब सामने वाला और पीछे वाला सरफेस। मुझे एक बात है, जो सामने वाला सरफेस है मेरा, जो ये वाला सरफेस है मेरा सामने वाला, इसका एरिया किधर है पहले तो ये बताओ, इसका जो एरिया है वो जेड की तरफ है, ठीक है, तो जेड कंपोनेंट जो आएगा इसके साथ कैसा देगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। बट मैं इसका नहीं देखने वाला हूं, मैं पहले पीछे वाले सरफेस का देखने वाला हूं, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ निकल आए ना। आप पहले पीछे वाले सरफेस का देखिए, क्योंकि इसमें तो चेंज हो जाएगी फील्ड। जो पीछे वाला सरफेस था उसका देखिए, उसका एरिया नेगेटिव आएगा, सॉरी एरिया जो है माइनस जेड कैप की तरफ आएगा, तो इस जेड कैप के साथ फ्लक्स बनेगा। बताओ जो फील्ड का जो जेड कैप कंपोनेंट है केवल उसी के साथ तो डॉट आएगा उसका, और वो माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, बिकॉज ये जेड कैप ये बाहर की तरफ है और वो जो है एरिया वो अंदर की तरफ है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा एफ जेड एक्स वाई जेड। एरिया क्या है बताओ जरा इसका, डेल्टा वाई ऊपर और इधर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, सही बात है, ये नेगेटिव आएगा। और जो बाहर वाला सरफेस है उस पर पॉजिटिव एरिया आएगा, बट उस पर फील्ड बदल गई, क्या बदली, डेल एफ जेड बाई डेल जेड डेल्टा जेड। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है जी, इनटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ये मेरा क्या हुआ, पूरे क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये वो चीज है। किसी भी वेक्टर फील्ड एफ का पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये वो चीज है, सही बात है। अब जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ध्यान से देखना, ये कट जाएगा, इसका इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा, इसका इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसका इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली ये कट जाएगा, जो इसका इसके साथ प्रोडक्ट आएगा उसके साथ, ठीक है जी। सिमिलरली ये कट जाएगा, जो इसका इसके साथ प्रोडक्ट आएगा उसके साथ। तो अल्टीमेटली क्या बचा, क्लोज्ड इंटीग्रल
एफ डॉट डी ए, ये क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डेल्टा वी। सही बात है, डेल्टा वी बनेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज डेल्टा वी प्लस डेल एफ वाई बाई डेल वाई डेल्टा वी प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड डेल्टा वी। सही बात है, बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है बताओ। तो मैंने बोला कि क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो बनेगा, इसको डेल्टा वी को कॉमन ले लेता हूं, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड डेल्टा वी। सही बात है। और मैं इसको फर्दर ऐसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना इसको, क्योंकि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये एक वेक्टर के कंपोनेंट है, और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ये भी एक वेक्टर के कंपोनेंट है। तो क्यों ना मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूं। बताओ, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड कौन से वेक्टर के कंपोनेंट है? ये डेल के, और डॉट एफ डेल्टा वी। बोले दोस्तों, सही है। तो इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस से जो मेरा एफ फील्ड का जो फ्लक्स निकलेगा वो इसके बराबर होगा। सही बात है, बोले दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा बताओ? इस डेल्टा वी को नीचे ले आओ एक मिनट के लिए, नहीं तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब मैं डाइवर्जेंस को डिफाइन कर सकता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू एफ डॉट डी ए पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो मान लीजिए डेल्टा वी वॉल्यूम का कोई क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना फील्ड लाइंस निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा, वो मेरा क्या बनेगा? डाइवर्जेंस। जैसे मान लीजिए ये डेल्टा वी वॉल्यूम बना रहा था, मैंने क्या बोला? मैंने बोला डेल्टा वी वॉल्यूम से जो क्लोज्ड सरफेस बनेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस का ही तो वॉल्यूम होता है। मान लीजिए एक ऐसा क्लोज सरफेस है जिसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, मैंने बोला उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, कितना फ्लक्स निकल रहा है डिवाइड बाय दैट डेल्टा वी, वो मेरा क्या होगा? डाइवर्जेंस। सो इट इज द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डाइवर्जेंस। सही है, इट इज द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डाइवर्जेंस। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। अच्छा एक बात और बताइए, ये तो मेरा जो एरिया था, क्लोज्ड एरिया, जो मैंने क्लोज सरफेस इंटीग्रल किया, वो एरिया बहुत छोटा था, तो यहां पे उसका वॉल्यूम डेल्टा वी आ गया। सोचिए मैं बड़ा लार्ज एरिया ले लेता, तो लार्ज एरिया का तो वॉल्यूम भी फिर क्या होता? लार्ज होता। फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ता? उस केस में मुझे करना पड़ता क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी ए, मुझे क्या करना पड़ता फिर? मान लीजिए कोई लार्ज वॉल्यूम है, सोचिए कोई बड़ा वॉल्यूम आ गया, कोई भी बड़ा मेरे पास वॉल्यूम आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर ऐसे ऐसे जो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम है उनको क्या करना पड़ेगा? उनका समेशन लेना पड़ेगा। बोलिए, सबका समेशन होगा तभी तो क्लोज्ड उस पूरे वॉल्यूम का बनेगा। उसके अंदर तो ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम बहुत सारे हैं, अगर लार्ज वॉल्यूम आ गए तो सोचिए ना, कोई बड़ा वॉल्यूम आ गया, मतलब जैसे बड़ा स्फीयर है, इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्यूम कितने बनेंगे? ढेर सारे बनेंगे, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? समेशन, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ? ये बनेगा समेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ डीवी, या सॉरी डेल्टा वी। अब मैं जानता हूं डेल्टा वी टेंड्स टू 0 है, बहुत स्मॉल छोटा है, तो मैं इसको क्या करूंगा फिर बताओ? इसको इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया मेरा पॉइंट? ये बहुत सारे हैं, स्मॉल बहुत ज्यादा है। अगर डेल्टा वी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये डी वी बन जाएगा, और ये क्या बनेगा बताओ जरा? ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं गॉसिस लॉ बोल रहा हूं, गॉस थ्योरम बोल रहा हूं, दिस इज नोन एज गॉस थ्योरम। ठीक है, हालांकि डाइवर्जेंस थ्योरम भी आप कह सकते हैं इसको, बट वो थोड़ी डिफरेंट है इससे, इसलिए हालांकि मैं इसको ऑल्टरनेटिवली यूज करूंगा, डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम। ठीक है, हालांकि डाइवर्जेंस थ्योरम थोड़ी डिफरेंट है इससे, बट इन सम सेंस वो भी यही है। ठीक है, देखा जाए तो ये बन गया मेरा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का तरीका, बिकॉज क्लोज सरफेस जो होता है वो वॉल्यूम के साथ जुड़ा होता है। दूसरा, मुझे पता भी चल गया कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, डाइवर्जेंस का क्या मीनिंग होता है।
बोलिए दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैं इसकी हेल्प से मैं कुछ और आपको मैं कर सकता हूं। जरा देखिए, मैं कुछ और टर्म आपको बता रहा हूं। मैं रब कर दूं। नंबर लेने का तरीका बड़ा आसान है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसको मैंने मेथड आपको बता ही दिया। फॉर्मूला एक होता है 1/H1H2S3 वाला, ठीक है, उससे आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अंडरस्टैंडिंग देखिए और ये थ्योरम कैसे बनी उसको भी जरा समझिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है भाई। चले दोस्तों, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जरा देखिए, मैं इसी के बेसिस पे मैं एक देखिएगा, मैं एक टर्म यूज करूंगा, मतलब एक नया डेरिवेशन मैं लेके आऊंगा। जरा देखते हैं। वैसे मैं बता दूं, जो ये थ्योरम होती है इतनी, इनका यूज ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इतना ज्यादा कोई खासा यूज नहीं है, ठीक है। बट ये प्रूव करने में बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, ठीक है। जब चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे ना, तो ये बड़ा प्रूफ के लिए बड़ी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारा बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, अगर सोचिए मैं चार्ज फ्लो की बात करूं, सोचिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी पॉकेट में कोई चार्ज लिया और मेरी मुट्ठी में मैंने कोई चार्ज पकड़े और मैंने एक जगह पे लाके छोड़ दिया। मतलब मैं चार्ज लाया और मैंने यहां पे छोड़ दिया, 1 मिनट के लिए पानी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज समहाउ मैं लेके आया, हालांकि इनको इकट्ठा करना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है उनको इकट्ठा करने में, ठीक है। और मैंने उनको एक जगह पे लाके छोड़ दिया। तो छोड़ दे क्या होगा बताओ जरा, छोड़ दे ये रिपेल करेंगे, ये चारों तरफ निकलेंगे, क्या कहते हैं, ये चारों तरफ अब निकलना शुरू करेंगे। इसका मतलब चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का अगर फ्लो हुआ तो उससे करंट बनेगा, सही बात है। ये चार्ज फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, हम जानते हैं दिस इज करंट डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो फ्लो डेंसिटी काइंड ऑफ, ठीक है। ये मेरे पास करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया से कितना करंट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अगर ये चार्ज आपने कंडक्टर के अंदर लाके छोड़ दिया तो वो ये कौन सी करंट डेंसिटी बन जाएगी, कंडक्शन करंट डेंसिटी। और अगर मान लीजिए एयर मीडियम में छोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट डेंसिटी, ठीक है ना, बिकॉज कंडक्टर में कंडक्शन करंट डेंसिटी बन जाती है, और बाहर अगर छोड़ोगे तो कन्वेक्शन करंट डेंसिटी बन जाएगी। चलिए, तो मैंने बोला कि मैंने चार्ज छोड़ दिया, अब वो चार्ज फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई इमेजिनरी कोई स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लिया, क्योंकि वो चारों तरफ निकल रहा है। तो मैंने यहां पे कोई इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लिया, सोचिए, क्योंकि वो चारों तरफ निकल रहा था, तो मैंने कोई सरफेस अज्यूम कर लिया और मैंने बोला इस सरफेस से चार्ज फ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जिस रेट से बाहर निकल रहा होगा उसी रेट से अंदर का कम हो रहा होगा, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो जिस रेट से बाहर निकल रहा होगा उसी रेट से अंदर का चार्ज कम हो रहा होगा, सही बात है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जरा देखिए, अगर मैं यहां पे कोई स्मॉल एरिया ले लूं, स्फीयर का कोई स्मॉल एरिया ले लूं, उस एरिया से कितना करंट निकल रहा है पहले ये देखते हैं। चार्ज का फ्लो कितना है, मैं चार्ज का फ्लो देखना चाहता हूं। इस सरफेस से, स्मॉल सरफेस डीए से कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है मैं वो देखना चाहता हूं, मतलब करंट देखना चाह रहा हूं। तो मैं जानता हूं जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, इसका मतलब करंट पर यूनिट एरिया। तो मैंने बोला यूनिट एरिया से अगर जे मेरा करंट निकल रहा है तो डीए एरिया में से क्या निकलेगा, जे डो डीए, ये मेरा करंट इससे निकलेगा। इसका मतलब ये चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। ये मेरा करंट निकलेगा इस स्मॉल एरिया से, बट मैं चाहता हूं पूरे में से कितना करंट निकल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आपने सोचा, अभी आपको मैंने बताया ये क्या है, ये मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द फ्लक्स ऑफ जे। क्लोज्ड सरफेस में से इस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स है ये, क्योंकि वो फ्लक्स की डेफिनेशन ही तो आ गई है देखा जाए तो। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अभी आपको एक थ्योरम समझाई मैंने, कैसे लिख सकता हूं बताओ जरा। इसको मैं लिख सकता हूं डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल, सही बात है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर क्या होना चाहिए बताओ, किसके बराबर होना चाहिए देखा जाए तो। मैं ये कह सकता हूं ये क्या है बताओ, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज।
चार्ज का फ्लो है ये, इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, सही बताऊं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप ये कह सकते हो। एंड दिस इज इक्वल टू, जिस रेट से चार्ज यहां से बाहर जा रहा है उसी रेट से अंदर का चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अंदर मान लीजिए टोटल चार्ज Q था, तो मैं कह सकता हूं माइनस dQ/dt। बोले दोस्तों, ये चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन होगी। जिस रेट से चार्ज का फ्लो बाहर हो रहा है उसी रेट से अंदर का चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बोला कि ये इसके बराबर होगी, आप समझ सकते हो, ये चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन बन गई। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं बताओ जरा, मैं इसको लिख सकता हूं, बोलिए क्या लिखूंगा, माइनस d/dt ऑफ, और चार्ज को लिख सकता हूं रो वी dv। मैंने बोला कि इसका वॉल्यूम मान लीजिए v है, तो इस v वॉल्यूम में चार्ज फैल चुका है, तो इसका तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, रो वी dv, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए। और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, सही बात है, और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो मैं यहां से जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिख सकता हूं ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके और इसके बराबर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं डाइवर्जेंस ऑफ j dv वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी dv, और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल। बोलिए दोस्तों, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बताओ जरा, यहां से मैं लिखूंगा डाइवर्जेंस ऑफ j इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। बोलिए दोस्तों, सही है, ये मेरी चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन होगी। दिस इज नॉन एज चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। क्लियर है? तो आप देखिए कि किस तरह से ये हेल्प करती है मुझे, डाइवर्जेंस थ्योरम चीजों को प्रूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अंदर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस रेट से कम हो रही है, वो मेरा जे का डाइवर्जेंस होगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया ये कंसेप्ट मैंने कैसे लगाया। ठीक है, और आप जरा देखिएगा, मैंने इसी के बेसिस पे नेटवर्क जो हमारा सीजन 1 आ रहा है उसके अंदर हमने इसका प्रूफ समझाया था KCL का। ठीक है, वो इसी की हेल्प से समझाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लिंक कर दूं आपके KCL के साथ। ठीक है, तो आप KCL को अब इससे आगे मुझे लगता है वो समझ सकते हो। एक बार आप देखिएगा KCL वाला लेक्चर। ठीक है, आई थिंक वो 10th लेक्चर है मेरे हिसाब से, 9th और 10th होगा। आप देखिएगा KCL पे कि किस तरह से हमने इसको KCL को प्रूव किया था वहाँ पे। ठीक है जी, वो इसी थ्योरम से प्रूव किया था। ये चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन है, तो मेरे लिए कितना आसान हो गया अगर मैं गॉसिस थ्योरम में जानता हूँ तो। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं रब कर दूं इसको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम क्या कहती है और उसको हम कैसे उसको देखते हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 हो गया, सोचिए कोई ऐसी वेक्टर फील्ड है, कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई जनरल फील्ड ले लो, अगर मैं उसका बोलूं कि वो उसका डाइवर्जेंस 0 हो गया, डाइवर्जेंस लेस फील्ड होगी वो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो फील्ड है मैं उससे ये कह सकता हूं उसका ये भी 0 होगा। बोलिए, वॉल्यूम इंटीग्रल जब ये 0 है तो ये भी तो 0 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, और ये किसके बराबर होता है, ये फ्लक्स ऑफ फील्ड होता है, फ्लक्स ऑफ फील्ड F। नहीं समझे क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ जरा, इसको मैं लिख सकता हूं F.dA। बोलिए, जो मेरा वॉल्यूम बन रहा है उससे क्लोज सरफेस भी तो होगा उसका, तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा मैं उसके बराबर कर सकता हूं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा फिर, तो ये भी 0। अब सोचिए किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स 0 है किसी फील्ड का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जितनी फील्ड एंटर कर रही है उस एरिया में क्लोज सरफेस में उतनी लीव कर रही है। समझ आया? तभी तो 0 बनेगा। क्या कहते हो? क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी फील्ड को हम बोलेंगे सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल फील्ड। वो साइक्लिक होती है, वो साइक्लिक फील्ड होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक तरफ मान लीजिए नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अगर मैं देखूं तो जितना निकलेगा उतना ही अंदर आएगा, ये क्लोज लूप बनाती है। तो जो भी मेरी फील्ड क्लोज लूप में फ्लो करती है, ठीक है, जो भी मेरी फील्ड क्लोज लूप में फ्लो करेगी उसका डाइवर्जेंस होगा उस फील्ड का क्लोज्ड सरफेस में से, वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है भाई, मैंने गलत लिख दिया। उसका जो फ्लक्स निकलेगा क्लोज्ड सरफेस से वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। ठीक है, उसका मतलब ये भी 0 होगा, इसका तो डाइवर्जेंस ऑफ क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, जिसका डाइवर्जेंस 0 हो। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जहां से शुरू होती है वहां पे घूम के आती है। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस लोगे ना,
कोई भी क्लोज सरफेस ले लो कहीं पे भी, मान लीजिए मैंने ये क्लोज सरफेस ले लिया, तो जितना इससे निकल रही है फील्ड लाइंस, जितना फ्लक्स इससे निकल रहा है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पे एंटर कर रहा है। इसका मतलब नेट डाइवर्जेंस इज जीरो, कोई डाइवर्ज ही नहीं हुआ कहीं पे, क्लोज सरफेस से कोई फील्ड डाइवर्ज नहीं हुई, इसका मतलब नेट डाइवर्जेंस क्या हो गया यहाँ पे जीरो। पॉइंट को समझिए, सही बात है। तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड। ऐसे आप कहीं पे भी क्लोज सरफेस ले लो, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्फीयर ले लिया मैंने, तो जितना इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब नेट डाइवर्जेंस क्या बना, गेन जीरो। समझ आया अभी, बोले कोई दिक्कत है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता। सोचिए मान लीजिए कोई चार्ज है, हालांकि आपको मैंने बताया नहीं है ये, बट आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे पहले से। मान लीजिए कोई चार्ज है, उससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस ले लूं तो उससे नेट डाइवर्जेंस जीरो नहीं हुआ। समझ आया। तो इसका मतलब ये कुछ बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा। पॉइंट को समझिए, बिकॉज वो साइक्लिक नहीं है, वो लौट के नहीं आ रही है। समझ आया मेरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि डाइवर्जेंस कहां पे जाके हमें लेके जा रहा है ये, और इसका मतलब क्या होता है। इट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम। जो क्लोज सरफेस का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो उसके फ्लक्स को। जो क्लोज सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम कर दो, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया, इसका कुछ वॉल्यूम होगा v, तो इसका कोई जो क्लोज सरफेस है उससे पहले तो फ्लक्स देखिए कितना निकल रहा है, वो फ्लक्स निकल रहा है जीरो डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम v, ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड f, जीरो ही आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो है, जितनी लाइंस निकल रही है उतनी अंदर आ रही है, जितना फ्लो बाहर हो रहा है उतना अंदर हो रहा है। अगर किसी चीज का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब वो डाइवर्ज हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, उससे नेट निकल रहा है। और किसी फील्ड का अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब वो डाइवर्ज नहीं हो रही, वो उल्टा कन्वर्ज हो रही है, वो अंदर की तरफ आ रही है। समझ आया, बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको समझाया कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, डाइवर्जेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया, डाइवर्जेंस निकालते कैसे, उसका बड़ा इजी फॉर्मूला है, H1 H2 H3 वाला। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो हम इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर, और आपको बेसिकली जो आपका कर्ल वाला जो ऑपरेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप इसको देखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा और ये देखिए कहाँ से आया हमारा डाइवर्जेंस, इसका क्या मीनिंग होता है। थैंक यू वेरी मच।